होएगा। हो गया ना? ओके, ठीक है, चलो। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, गुड इवनिंग तो हो गया, बट पढ़ेंगे क्या? सर पढ़ना ये है कि हम लोग आज जीएसटी रिटर्न सीखेंगे। मतलब अल्टीमेटली जीएसटी का जो रिटर्न जमा करने का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो आज आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि जीएसटी रिटर्न का जो खेल है, जिसके बारे में मार्केट में चर्चा बहुत होता है, कौन जीएसटी रिटर्न सबमिट करते हैं, किसके पास पावर होता है जीएसटी रिटर्न का काम करने का। ऐसे में प्रीवियस क्लासेस में आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात किया था, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में इनकम टैक्स के क्लास में भी मैंने बात किया था। वैसे ही मैं आज आप लोगों से जीएसटी रिटर्न क्या क्या फॉर्म भरना पड़ता है, कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ड्यू डेट क्या होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होगा जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत वाइटल है। मैं तो आपको ये भी बोलूँगा कि आप लोग इसको मतलब आराम से कॉपी में अपने हिसाब से लिख के नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आप लोग काम करोगे तो आपको भी बड़ा काम आएगा। नोट्स तो काम आएगा ही, बट आपका खुद का भी एक दिमाग में रहेगा कि भाई किस तरह से क्या होता है। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे ना जीएसटी पोर्टल में जाके, जब किसी कंपनी के लिए, किसी चार्टर्ड फार्म, किसी सीएस फार्म या सीएमए फार्म में काम करोगे, हर जगह में काम आने वाला है सर। तो बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत वाइटल एंड अपडेटेड पॉइंट है, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो चलो सर, बस एक सिंपल सी बात है, जीएसटी रिटर्न करना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके सर, ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर, बस एक बार देख लो स्क्रीन शेयर है कि नहीं। प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर प्रॉब्लम हो रहा था लॉगिन। हाँ, कभी कभी हो जाता है किसी किसी का, मैं देखता हूँ तो हर दिन किसी ना किसी का, एक जन का तो प्रॉब्लम होगा, क्यों पता नहीं, बट होता रहता है। अच्छा, तो रिटर्न्स की बात है, जीएसटी रिटर्न बताना है आप लोगों को। सेकेंड, थोड़ा रीड मोड में लीजिए। तो वो जैसे ही मैंने रिटर्न्स के बारे में बात करना चालू करेंगे, तो यहाँ पर मैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को। ऐसे अगर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊँ पहले, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू बताऊँ, तो ओवरव्यू में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। ऐसे सिंपल सिंपल कुछ बातें हैं, जैसे कि रिटर्न्स रिटर्न्स मतलब क्या है बताता हूँ। फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। सर आउटवर्ड सप्लाई मीन्स, आउटवर्ड सप्लाई मीन्स क्या? हम लोग जब किसी को कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब गुड्स मेरा है ना, जब किसी को गुड सेल करते हैं तो उसका डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाईज में आते हैं। तो बेसिकली सेल टैक्स है जीएसटी। पहले जमाने में क्या नाम से बोला जाता था जानते हो? सेल टैक्स। ठीक है, तो सेल करते हैं उसका टैक्स भरते हैं। तो आजकल इसका नाम चेंज होके बीच में वैट आया था, फिर जीएसटी हो गया। लेकिन इन सिंपल कहा जाए तो ये क्या है? सेल टैक्स है। तो आउटवर्ड सप्लाई या सेल जो भी करते हो उसका डिटेल्स आपको भरना है आउटवर्ड सप्लाईज के थ्रू से। सर उसके लिए आपके पास फार्निशिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में सेक्शन 39 में बोला गया है। फॉर्म अगर देखो तो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5। फर्स्ट रिटर्न बताऊंगा सर, फर्स्ट रिटर्न क्या होता है, किसके लिए। ये अदर रिटर्न्स में कुछ पॉइंट्स है जिसमें आपको फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11, कौन से रिटर्न किसके लिए एप्लीकेबल है वो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं सर। जो करेंटली ये सब फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो अभी चल रहा है, कुछ कुछ कैंसिल हुआ है, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, ये सब अभी कैंसिल करके रखा है। ठीक है, तो सॉरी जीएसटीआर 2, 3, ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कैंसिल है वो अभी जरूरी नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। सस्पेंडेड है करेंटली, बहुत दिन हो गया, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी में बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, लेकिन बिफोर अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, अच्छा और भी क्या जानना है आपको कि सर डिफॉल्ट और डिले। सर डिफॉल्ट और डिले मतलब समझ रहे हो ना सर? यस सर। एक सेकेंड सर, ये पेन का प्रॉब्लम है। पता नहीं ये पेन बीच बीच में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता है। ओके, तो डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग रिटर्न, अगर आप रिटर्न फाइल करने में देरी करते हो या किसी भी तरह का डिफॉल्ट करते हो,
तो उसके लिए नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, लेवी ऑफ लेट फी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स कौन है? क्या आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो सर? क्या आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो? ऑब्वियसली आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी बताएंगे। लेकिन और कौन कौन कर सकता है, किसके पास जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने का पावर है, अभी सभी चीज़ जानना है ना सर। तो यही चैप्टर तो है जो जिसके लिए मतलब मैक्सिमम लोग जो मार्केट में जीएसटी फाइलिंग करते हैं वो मैक्सिमम लोग नॉर्मल लेवल में इतना जान लिए तो बहुत माना जाता है। लेकिन सर अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा और ज़्यादा जानना पड़ेगा। ठीक है सर, जो बाकी सारा चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। अरे क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, इसको ना हटाते हैं, बेकार होता है यहाँ पर बाकी पेन काम नहीं करता। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा सिंपल सोचो सर, टर्म रिटर्न का मतलब क्या है? ये जो रिटर्न रिटर्न चिल्ला रहे हैं सर, ये रिटर्न का मतलब क्या है? जीएसटी फाइल करना। सिंपल, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है ordinarily means statements of informations furnished by the taxpayers। कौन फर्निश करेगा? टैक्सपेयर्स। किसको करेगा? टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल्स में। ये जो रेगुलर इंटरवल के बारे में बोला ना, ये सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसमैन है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवल बताया गया है। The informations to be furnished in the return generally comprises of the details pertaining to the nature of activity, business operations, forming the subject matter of taxation. The measures of taxation such as sale, क्या है sale price, turnover, value, deductions, exemptions, वो तो मिलता ही है, and determination and discharge of tax liability for a given period, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा सर, इन एनी टैक्स लॉ, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वैट हो, जीएसटी हो, ठीक है, करंट वैट जो है वो जीएसटी के अंदर आ गया। इन एनी टैक्स लॉ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीडियर्स। रिटर्न फाइल करना सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीडियर माना जाता है आज के डेट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप लोगों को पता है ना सर कि गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन आप लोग तो जानते ही हो। हाँ सर, गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है ये आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखाया। ये मनी पाइपलाइन बहुत वाइटल है ना सर, कि ये जो गवर्नमेंट इनकम करते हैं, कहाँ से कितना इनकम करते हैं आप देख पा रहे हो सर? क्या दिखाई दे रहा है? जीएसटी से कितना इनकम कर लेते हैं गवर्नमेंट? 6.1 ट्रिलियन, ठीक है। मतलब अगर किसी से एक साल में 1 ट्रिलियन अगर उनको इनकम होता है 1 लाख करोड़ का, तो उसमें अगर बताया जा रहा है कि टोटल ग्रॉस रिसिप्ट अगर 33.5 ट्रिलियन है, ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट 6.5 ट्रिलियन, टोटल नेट रिसिप्ट 27 ट्रिलियन, आप देख सकते हो सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कंट्रीब्यूशन 6.1 ट्रिलियन। अगर एक गवर्नमेंट 6.1 ट्रिलियन सिर्फ जीएसटी से कमाते हैं तो क्या वो छोड़ेगा सर? हाँ, क्यों छोड़ेगा? बिकॉज उनको तो छोड़ेगा तो फिर हम ही लोग चिल्लाएंगे ना कि सर मेरे जगह में रोड नहीं बना, मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है। अब जितना है वो भी नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट और कंप्लायंस प्रोसीडियर बन रहा है। बिकॉज इसका कंप्लायंस मेंटेन करना, इवन आज के डेट में सीएस बनने के बाद कंपनी में ये बेसिक काम है, ठीक है। कंपनी में ये बेसिक काम है कि कंप्लायंस वगैरह ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना, उसको सबमिट करना, टाइम पे पेमेंट करना, फाइन से बचना इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। मतलब बेसिकली कंपनी को प्रॉपर वे में मैनेज करना उसका। बेसिकली देखो, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और टैक्स के लिए वो कुछ भी करेगा। आप बिजनेस करोगे, बिजनेस को मैनेज करोगे। बेसिकली ऐसे कहा जाता है सर कि फॉर मतलब बिजनेस जितना सारा है ना हमारे देश में, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ये 3 आदमी बहुत प्रॉपरली कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। और मैनेजमेंट का अगर बात करूं तो ऑब्वियसली सीएस मतलब मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, और बाकी सीए सीएम में दोनों तो बेसिकली कैलकुलेशन मतलब अपना एनालिटिकल जो भी है कैलकुलेशंस करके समझाना देना वो सब तो करते ही है, सीएस भी करते हैं। तो आप समझ ही रहे हो कि ये कंप्लायंस प्रोसीडियर जो है ये कितना वाइटल है फॉर ऑल। मतलब चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इवन लॉयर्स भी करते हैं, ठीक है। इवन कोई और भी मैनेजमेंट में है, कोई कॉमर्स का कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो भी करते हैं सर, ठीक है। तो इन एनी टैक्स लॉ filing of returns constitute the most important compliance procedure which enables the government tax administrator to estimate the tax collection, जो मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ टैक्स कलेक्शन के बारे में, for a particular period and determine the correctness of the tax compliance of the taxpayers। तो बेसिकली आप समझ ही रहे होंगे कि
कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन देखना होता है, टैक्स ऑफिसर्स को क्या देखना होता है। रिटर्न सर्व द फॉलोइंग पर्पस, अगर एक बार रिटर्न सबमिट होता है ना तो वो क्या क्या पर्पस फुलफिल करता है, थोड़ा देख लो सर। रिटर्न सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस, क्या क्या पर्पस देखेगा। मोड फॉर ट्रांसफर फॉर इंफॉर्मेशन टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, आप समझ रहे हो ना, जो भी लीगल प्रोसीडियर्स है, वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनलाइजेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज, कि किसको कितना टैक्स पे करना है उसको फाइनलाइज करना टैक्स पेयर्स का, विथ ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, एक टाइम पीरियड है उसके अंदर करना होगा। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन प्रोग्राम। सर आप समझ रहे हो ना, बहुत केस में स्पेशली सीए का बहुत बड़ा बोलबाला है इस केस में कि सीए का ऑडिट मस्ट है। रिसेंटली ये कुछ मतलब ड्यू टू सम कोविड पीरियड के कारण गवर्नमेंट ने कुछ चीजों में बिजनेसमैन को छूट दिया है, सीए ऑडिट मैंडेटरी नहीं रखा है जीएसटी के केस में, ऐसा खबर आप लोगों ने देखा होगा सर। हाँ, सीए ऑडिट जीएसटी, ऐसा एक न्यूज आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक न्यूज आया था, बिजनेस कैन नाउ सेल्फ सर्टिफाई जीएसटी रिटर्न इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी सीए ऑडिट, एक हफ्ता पुराना बात है, ठीक है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स इकोनॉमिक टाइम्स में मैं देख रहा था, तो ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं सर, ऐसे आप लोगों को आज पता चलेगा। जीएसटी टैक्स पेयर्स विद ए टर्नओवर ओवर 5 करोड़ कैन नाउ सेल्फ सर्टिफाई देयर एनुअल रिटर्न इंस्टेड ऑफ ए मैंडेटरी ऑडिट सर्टिफिकेशन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मैंडेटरी नहीं रहा, अब ऑप्शनल हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हिसाब किताब करने के लिए सीए के पास ही जाना पड़ता है, वो अलग बात, ठीक है। GST taxpayers with a turnover over 5 crore can now self-certify their annual return instead of a mandatory audit certification by chartered accountant under the goods and service tax filing annual return GSTR 99A for 2020-21, mandatory for all registered businesses bearing those with an aggregate annual turnover up to 2 crore. Besides, taxpayers with a turnover over 5 crore have to submit reconciliation statement in form GSTR 9C. This statement was required to be certified after an audit by a chartered accountant. Through a notification, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) amended GST rules and provided that taxpayers with aggregate turnover during a financial year exceeding 5 crore would furnish a self-certified reconciliation statement along with the annual return instead of a CA certified statements. कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, कुछ समझ में आया? मतलब ये थोड़ा सा बिजनेसमैन को छोड़ दिया गया, क्यों? बिकॉज देखो ये कोविड पीरियड में ऐसे ही थोड़ा बिजनेस को चक्कर है ना, ऊपर से जीएसटी का ऑडिट करना मैंडेटरी करके स्पेशली लार्ज टैक्स पेयर्स को भी दिक्कत हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में देरी हो रहा है, इसलिए थोड़ा लीगल प्रॉब्लम से गवर्नमेंट थोड़ा सा छुटकारा दिया है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा रहेगा, ये तो बस रिसेंट अमेंडमेंट कर किया है, अब देखते हैं कि इसका क्या चलता है, कितना दिन चलता है, उसके बाद फिर से आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो ये तो चलता रहता है, कभी हटाया जाता है कभी लाया जाता है, जैसे सीएस के केस में एक हुआ था, आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर में, अगर मोस्ट प्रॉब्ली याद आया था, उसमें क्या बोला था कि नॉर्मली पहले क्या था, 5 करोड़ तक टर्नओवर में सीएस प्रैक्टिशनर्स रखना जरूरी है, मतलब कंपनी में सीएस रखना जरूरी था। 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज में उसको चेंज करके 10 करोड़ कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को दिक्कत हो रहा था कि मैंडेटरी लेवल में सीएस रखना, उनका सैलरी पे करना, तो ये थोड़ा मुश्किल बढ़ रहा था, तो ये बात मानना पड़ा। लेकिन सेक्रेटरी ऑडिट को मैंडेटरी किया उस जगह में 2.5 करोड़ के आसपास के बिजनेस टर्नओवर में, तो ये सब तो बातें चलता रहता है सर बिजनेस में कि भाई कभी किसी को हटाया जाता है थोड़ा बहुत, ताकि गवर्नमेंट को जब जैसा सुविधा होता है वो अपने हिसाब से वो मोड़ लेता है। समझ रहे हो ना सब? The taxpayers is generally required to furnish the return in a specific statutory format. These formats are therefore designed to take care of all the provision of the law that have a bearing on computation of tax liability of a taxpayer. Hence, a study of various fields contained in the form return, the relevant corresponding provision of the tax law, can facilitate an overall understanding of the tax law in a better manner. Under the GST laws, the correct and timely filing, मतलब आपको correct file करना है, timely file भी करना है, मतलब आपको जो भी रिटर्न आप फाइल करोगे वो समय पे करो, ठीक है। 2-3 बात याद रखना पड़ेगा सर, एक तो समय पे करना चाहिए, एंड टाइमली फाइलिंग रिटर्न इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्या बताया जा रहा है सर? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्टली, अंडर जीएसटी लॉज a taxpayer is required to estimate his tax liability on self assessment basis and deposit the tax amount along with the filing of such return. The return therefore constitutes a kind of working sheets supporting document for the tax authorities that can be relied upon on the basis on which the tax has been computed by the taxpayers. Secondly, under the GST regime, filing of returns not only determine the tax liability of the person filing the same, but it also has a huge bearing on the determination of tax liability of other person with whom the former has entered the into taxable activities. मतलब आप समझ रहे हो ना
कि टाइम पे पेमेंट करो, गवर्नमेंट को तो ऐसे ही जरूरी है बहुत ज़्यादा, हम लोग ऐसे ही समझते हैं। और इसके साथ साथ ये जो जीएसटी का जो प्रोविजंस है, ये चैप्टर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 37 से लेके 48 के अंदर डिफरेंट सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइलिंग के बारे में बोला गया है। नॉर्मली सेक्शन 37 से लेके ऑलमोस्ट 48 तक, जिसमें 37 में फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, 38 में फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, सेक्शन 39 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न फाइल करो भाई, सेक्शन 39 बता रहा है। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न बताएंगे सर। सर सेक्शन 41 इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे हॉट टॉपिक है ना सर जीएसटी का, जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है कि नहीं, इनपुट क्रेडिट। भाई मेरा क्रेडिट है उसको यूज करो, आईटीसी वगैरह आप लोग कैलकुलेशन करके आए हो, ये सर नो? हाँ सर, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ना आईटीसी वगैरह। अरे क्या हाँ ना, कुछ तो बोलो। हेलो, क्या कनेक्शन है आप लोगों के साथ? यस सर। ओके सर, ठीक है। यस सर। क्लेम ऑफ इनपुट क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयरऑफ, मतलब क्रेडिट क्लेम करना, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। मैचिंग रिवर्सल, मतलब मैचिंग आप समझ रहे हो ना, सप्लायर जो बता रहा है और रेसिपेंट जो बता रहा है, दोनों मैच करना जरूरी है। आप जिसको सेल किए हो वो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है और आप भी टैक्स क्लेम करना चाहते हो, तो मैचिंग करना जरूरी है। रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट क्रेडिट, मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 44 बताता है एनुअल रिटर्न के बारे में, 45 फाइनल रिटर्न के बारे में। सेक्शन 46 नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, जो रिटर्न डिफॉल्ट करेगा उसको नोटिस दिया जाएगा। 47 लेवी ऑफ द लेट फी। 48 गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में बोला है। समझ में आ रहा है ना सर? तो ये सब सेक्शंस के अंदर ये सब बोला गया है, ठीक है। तो ये सब तो चर्चा होगी एकदम धीरे धीरे, ये सब चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट में एक बार बात कर लेंगे सर। कुछ इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट है उसमें मैं पहले बात कर लूंगा, उसके बाद थोड़े डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट समरी पॉइंट्स। तो क्या पॉइंट है सर? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिटर्न्स हैव बीन समराइज्ड बाय वे ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स। तो मैं टेबल और डायग्राम दोनों आपको बताता हूं ताकि आपको बेटर वे में थोड़ा बहुत फटाफट समझ में आ जाए कि भाई सर ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर के अंदर क्या क्या मेनली बात है। तो अगर आपको फाइलिंग रिटर्न करना है तो सबसे पहले किधर जाना है सर? हाँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, किधर जाना है? gst.government.in, चलो जाए, जाओ सर, चलो चलते हैं gst.government.in, जीएसटी पोर्टल, gst.government.in दिख गया ना? यस, मिल गया। आपको यहाँ पर जाना है और इसी के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स वगैरह सब कुछ मिलता है, 3B 1 5 6 8 11 10 सब मिलता है, ठीक है। तो इसको ऊपर डिपेंड करके डाउनलोड करके फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके अपलोड करना, ऑनलाइन में सारा का सारा काम हो जाता है। ऑफलाइन सिस्टम भी होता है जो हम लोग लास्ट क्लास में पेमेंट में देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास में पेमेंट में भी हम लोगों ने देखा था। और सर ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। सर आप लोग बन सकते हो, 25,000 लगता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है सर। कैसे होता है मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, लिस्ट ऑफ रिटर्न्स, को अपना पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, कैसे कर सकते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट्स है सर, करता है सर। तो लिस्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स अंडर जीएसटी, ठीक है, लिस्ट ऑफ रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स अंडर जीएसटी। रिटर्न और स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन रिटर्न, मतलब क्या क्या रिटर्न है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सबमिट करना होगा, उसका किसको फाइल करना है, फाइलिंग का डेट क्या है, ये बड़ा वाइटल इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है सर। फटाफट देख ले सर, चलो फटाफट देख लेते हैं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 यहाँ पर सब कुछ है, आपको जो भी जरूरी डेटा है, जो स्टेटमेंट है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर CMP 08, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11, दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो फाइलिंग करना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग फटाफट देख लेंगे सर एक बार समरी के लिए, कि समरी वाइज देख लेंगे भाई कौन सा फॉर्म किसके लिए, कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है, कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए है और कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा, ठीक है। ओके सर, जीएसटीआर 1 मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्या देना पड़ेगा इसके अंदर? आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा। जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाईज होगा सर, आउटवर्ड सप्लाईज जो भी करता है सर वो जीएसटीआर 1 में जाता है। दिखाई दे रहा है ना सर? ये देखो, ये जीएसटीआर 1 है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो और फिर जो देना है दे दो। ओके,
मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटीआर 1 के अंदर सर हु फाइल्स persons registered under regular scheme with annual aggregate turnover greater than 1.5 crore including a casual taxable person including a casual taxable person casual taxable मतलब सर जो नॉर्मली रेगुलर बेसिस में नहीं करता है या फिर जो जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कैजुअल्स के अंदर वो भी आ जाते हैं ना जो इंटर स्टेट में करता है लेकिन इंटर लेवल में जाना चाहता है मतलब स्टेट चेंज करके भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है वो भी कैजुअल्स में आ जाएगा तो 1.5 करोड़ इंक्लूडिंग ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उनके लिए जीएसटीआर 1 मैंडेटरी है सर ड्यू डेट क्या है ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट इज 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब इस मंथ का जो भी आउटवर्ड सप्लाई है मतलब ये कौन सा चल रहा है अगस्त का तो सितंबर के 10 तारीख से पहले 10th day of the next month. However, presently the same is being extended to 11th day. Currently ये amendment चल रहा है सर ये amendment ये करके 10 तारीख को 11 तारीख कर दिया गया है समझ रहे हो सर ये जो 10 तारीख वाला डेट था उसको प्रेजेंटली amend करके 11th day of the next month कर दिया गया है तो बात को ध्यान रखिएगा सर करेंटली यही चल रहा है नॉर्मली 10th डे ही हुआ करता था हमेशा बट अभी उसको 11th किया गया है सर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली स्टेटमेंट भी भर सकता है जीएसटीआर 1 के थ्रू से आप क्वार्टरली स्टेटमेंट भी भर सकते हो आउटवर्ड सप्लाईज का गुड्स एंड सर्विस का जो कारोबार करते हैं किसके लिए पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम्स विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ इंक्लूडिंग ए टैक्सेबल कैजुअल इंक्लूडिंग ए कैजुअल पर्सन्स तो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट जो लोग भरते हैं उनके लिए 13th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर हैज बीन नोटिफाइड एज द ड्यू डेट ऑफ द रिसेंट क्वार्टर्स अब कौन क्वार्टरली भरेगा और कौन मंथली भरेगा इसका थोड़ा डिटेल चर्चा मैं बाद में करता हूँ ठीक है तो ये बात याद रखना अगर आप क्वार्टरली करते हो तो जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म होगा तो जो भी क्वार्टर खत्म होने का नेक्स्ट मंथ ठीक है 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर मतलब जैसे ही क्वार्टर का जो क्वार्टर खत्म होता है ठीक है नॉर्मली कैसे क्वार्टर सिस्टम चलता है हमारे देश में बताओगे सर क्वार्टर सिस्टम कैसे चलता है अप्रैल मई जून ये क्या है फर्स्ट क्वार्टर ठीक है तो फिर जून का 13th ऑफ क्या होगा जुलाई समझ में आ गया ना सर क्वार्टर खत्म होगा तो जो भी सक्सीडिंग मंथ जो भी क्वार्टर था उसके सामने वाला जो मंथ होगा उसके 13th के तो ये रहा जीएसटीआर 1 का हिसाब किताब कि जीएसटीआर 1 किसको भरना है टर्नओवर का लिमिट क्या है और कौन सा डेट के अंदर आपको भर लेना चाहिए सर अब बात करते हैं जीएसटीआर 3B में सर जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न है ये भी मंथली रिटर्न हो सकता है पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सर लिमिट देखो लिमिट क्या बांधा है वो देख लो ये समरी पढ़ रहा हूं बाद में धीरे से ये सभी चीजों का डिटेल्स पढ़ूंगा वेट कर जाओ सभी चीजों का डिटेल्स पढ़ूंगा एनुअल टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ अभी मैं 5 करोड़ का न्यूज बता रहा था ना आप लोगों को हाँ जीएसटी ऑडिट के बारे में जो सीए का मैंडेटरी था उसको थोड़ा गवर्नमेंट ने हल्का किया ऑब्वियसली ये सीए के लिए थोड़ा चिंता का विषय है लेकिन सर जिनका इतना इनकम होता है ना वो हमेशा एक सीए अपने पास रखता ही है ठीक है बिकॉज मुश्किल हो जाएगा नहीं तो इतना मेंटेन कौन करके देगा एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 करोड़ इन ए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 20th ऑफ द मंथ अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो आप बात को समझना सर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो 20th ऑफ द मंथ ओके मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ में आपका फाइलिंग होगा जिस मंथ का आपका सप्लाई चल रहा है तो आपको 20th ऑफ द मंथ में करना पड़ेगा अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन दैट केस 22nd और 24th ये 22 तारीख और 24 तारीख 24th ऑफ द मंथ और 22nd ऑफ द मंथ किसके लिए है इस पे थोड़ा डिपेंड करता है एक एक्स कैटेगरी होते हैं एक वाई कैटेगरी होते हैं मैं बाद में बताता हूं आपको एक्स कैटेगरी स्टेट्स एंड वाई कैटेगरी स्टेट 22nd और 24th ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन विच दे आर रजिस्टर्ड मैं आपको बताऊंगा इसका एक लिस्ट है पूरा एक्स कैटेगरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड वाई कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज किसके लिए 22nd डे होगा और किसके लिए 24th होगा इसका एक पूरा लिस्ट है मैं इसको आपको दे दूंगा उसको एक बार आप गो थ्रू करना आपको समझ में आ जाएगा कि 22nd किसके लिए कौन से स्टेट्स के लिए है और 24th कौन से स्टेट्स के लिए है तो डोंट वरी फॉर दैट मैं इसका डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा प्रेजेंटली द स्टैगर्ड फाइलिंग हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर टैक्स पीरियड टिल 2021 ठीक है ये मार्च 2021 तक ये पीरियड थोड़ा सा
चेंज हो रहा है, मतलब क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस आप समझ सकते हो। जीएसटीआर 4 रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर का है। रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, कॉम्पोजिशन डीलर मतलब जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, इनके लिए फाइनेंशियल ईयर खत्म के 30 अप्रैल, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सिंपल बात है कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो नेक्स्ट जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर आपके सामने आ रहा है ना सर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपके सामने आ रहा है उसका 30 अप्रैल के अंदर आपको जीएसटीआर 4 सबमिट करना पड़ता है। डिटेल्स बात करता हूं आगे, डोंट वरी। जीएसटी सीएमपी 08, ये किसके लिए है सर? क्वार्टरली स्टेटमेंट है फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ एसेस टैक्स, ये इसके बारे में मैं पहले भी बात किया था, सेल्फ एसेस टैक्स के बारे में। जीएसटी सीएमपी 08, रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके लिए 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। ठीक है सर, ये कुछ नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ऐसे ही आदत हो जाएगा, बट एक बार आपको अपने हिसाब से नोट डाउन करके लेना चाहिए ताकि आप कनेक्टेड हो जाओ। जीएसटीआर 5 किसके लिए? मंथली रिटर्न होता है रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। सर नॉन रेजिडेंट समझते हो ना, रजिस्टर्ड है पर इंडिया का नहीं है, नॉर्मली नॉन रेजिडेंट है सर, मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। आप लोग तो जानती हो नॉन रेजिडेंट किसको बोलेंगे, बोलो सर। 180 कितना? 182 days in 182 previous year. डेज जीएसटी, हाँ बस वही 182 डेज अगर प्रीवियस ईयर में नहीं है तो उसी को नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। ये 60 डेज और 365 डेज यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। ठीक है, तो 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है तो उनके लिए क्या बताया जा रहा है सर? 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन उसका खत्म हो जाए तो 7 दिन के अंदर जो पहले होगा उसी डेट में उसको रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए मंथली रिटर्न के हिसाब से। जीएसटीआर 9 किसके लिए है सर? एनुअल रिटर्न है ये। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन आईएसडी, सर आईएसडी कौन? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन? सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उनको कहते हैं, सपोज मानो किसी का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस सिस्टम में बिजनेस चलता है, हेड ऑफिस है मुंबई में, ब्रांच है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में, ठीक है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो जो आईटीसी वगैरह होता है ना, वो कलेक्ट करके वो बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक सिंपल, मैं बहुत बार आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सीबीआईसी के साइट का ही डेफिनेशन है, एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस or both which service tax invoice towards receipt of input service and issue a prescribed documents for the purpose of distributing the credit of central CGST, SGST और UTGST और integrated tax। मतलब वो मतलब इनपुट क्रेडिट को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको? ब्रांच को। इसके बारे में मैं पहले भी बात किया हूँ, फिर से बेसिक का चर्चा करेंगे तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अगेन पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो आप समझ रहे हो ना सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के कॉन्सेप्ट में काम करता है, हेड ऑफिस आईटीसी वगैरह कलेक्ट करता है और फिर ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, टैक्स डिडक्टर, आईएसडी टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ए नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, मतलब इनको छोड़ के बाकी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उनके लिए है जीएसटीआर 9। इनका डेट क्या है? एनुअल रिटर्न है, तो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 9 के तहत। जीएसटीआर 10 ये फाइनल रिटर्न होता है सर, किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसिल्ड, इसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो चुका है या कैंसिल हो चुका है, उनके लिए विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लैटर। एंड जीएसटीआर 11 किसके लिए? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, persons who have been issued a unique identification, unique identity number, जिनको EIN नंबर मिला है और जिनका इनवर्ड सप्लाईज है उनको जीएसटीआर 11 भरना पड़ता है। जिनको EIN नंबर मिलता है वही जीएसटीआर 11 करेगा। डिटेल्स चर्चा करूंगा सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ समरी बता दे रहा हूँ एक बार आपको, समरीटिकली कुछ कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। एग्जाम सिचुएशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, ये सब मैं फटाफट आपको एक बार बता रहा हूँ, फिर से मैं इसका डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या? पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर 20th ऑफ एवरी मंथ। ओके, फॉर रजिस्टर्ड पर्सन्स पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, पेमेंट फॉर क्वार्टर शुड बी मेड ऑन बिफोर 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, ये तो मैंने अभी आपको बोला। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न के केस में 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
In this return, the taxpayers needs to furnish details of expenditure and income for their entire financial year. एनुअल रिटर्न के अंदर उसको सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर के डिटेल्स बताना पड़ता है। सर रिविजन्स ऑफ रिटर्न, क्या रिटर्न रिवाइज किया जा सकता है? यस, देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर एनी करेक्शन ऑफ एरर और ओमिशंस। आप बात को समझना सर, रिवाइज या ओमिशंस कुछ भी होगा तो आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते। द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ओमिशन इज अलाउड इन दी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तब अलाउड है। इस मतलब जो रिटर्न आप ओरिजिनल रिटर्न में रिवाइज नहीं कर सकते, जब नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे तब लास्ट मंथ का या लास्ट क्वार्टर का जो था उसमें रेक्टिफाई कर सकते हो। हाउएवर नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following the end of financial year to which such details pertain or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। ये वाला बात याद रखो, मैं इसका डिटेल्स बताता हूँ। एंड लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, अगर आप डिले करते हो तो आपको फाइन लगेगा, वो भी अंडर सेक्शन 39 जो रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है। इसमें क्या बताता है सर? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश स्टेटमेंट्स रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 एंड फाइनल रिटर्न बाय द ड्यू डेट्स is liable to pay late fee 100 per day का 100 रुपया, subject to a maximum of 5,000 under the CGST Act, subject to a maximum of 5,000 under the CGST Act। Any registered person who fails to furnish the annual return by the due date shall liable to pay late fee of 100 per day। समझ में आ रहा है ना सर? Subject to a maximum of 0.25% of his turnover on the states and union territories under the CGST एक्ट। तो ये दोनों बात याद रखिए। पहला बात में क्या बोला? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फंड हिज रिटर्न, ओके, अंडर सेक्शन 39 एंड फाइनल रिटर्न बाय द ड्यू डेट्स के अंदर नहीं किया तो पर डे 100 के हिसाब से मैक्सिमम 5,000 हो सकता है। और ये वाला बात क्या बोला? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फंड हिज द एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट shall liable to pay late fee of 100 per day subject to maximum of 0.25% of his turnover of the states or union territory or under the CGST Act, जो भी एक्ट होगा। तो सर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी समरी वाइज डिस्कस कर लिया, ये क्या डिस्कशन था सर? ये रिटर्न का समरी था, ठीक है। लेकिन सर क्या समरी इनफ है? नहीं सर, समरी इनफ नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है सर कि ये जीएसटी रिटर्न क्या है, क्या काम करता है? हाँ सर, बस इतना बता दो। यस सर। ओके सर, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा प्लीज़, हर चैप्टर के पहले डेफिनेशंस वगैरह दिया हुआ है, प्लीज़ रेलिवेंट डेफिनेशंस को एक बार ज़रूर गो थ्रू करना। कौन क्या है नहीं है सब बता के रखा, ये हर चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 रेडी रूल 59 रजिस्टर हुई इज इक्वल टू फर्निश डिटेल्स ISD नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स टैक्सेबल, ये सब तो मैं अभी बोला आपको। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली पर्सन्स रिकॉर्ड टू फाइल GSTR 1, किसको GSTR 1 फाइल करना है? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप लोग अगर पूछोगे सर कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, ये मैंने पहले वाला क्लास में भी बोल के रखा, फिर भी अगर आप डेफिनेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस में सब कुछ दिख जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, ठीक है, रिसिपेंट कौन है, क्वार्टर कौन है, प्रॉपर ऑफिसर कौन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है, इनवॉइस टैक्स इनवॉइस क्या है, एग्जाम सप्लाईज क्या है, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, कॉमन टैक्स पोर्टल क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है, दिख पा रहे सर? A person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods and service or both in the course of furtherance of business, कभी कभी करता है, हमेशा नहीं करता, whether as principals or as agent or in any other capacity in states and union territory where he has no fixed place of business। मतलब सिंपल बात है, आप नॉर्मली बिजनेस करते हो वेस्ट बंगाल में, बट अचानक आपको बिहार में बिजनेस करने का कुछ मौका मिला, तो क्या आप बिहार में रेगुलर टैक्स पेयर्स हो? नहीं। तो इन दैट केस आप क्या कहलाओगे? आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे बिहार के लिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस हो सकता है, या फिर आप कभी कभी बिजनेस करते हो, तो जब भी करते हो तो उसके हिसाब से आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन वाइज एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना कि कौन सा सेक्शन में क्या बोला है, कॉमन पोर्टल के बारे में क्या बोला है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब बात हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। तो जस्ट एक बार गो थ्रू करना, बस इतना रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा आप लोगों को। लेकिन क्या सर? लेकिन कुछ नहीं, लेकिन किंतु परंतु बंधु। अच्छा, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई? ये जो आउटवर्ड सप्लाई होगा
मतलब आप जो सेल कर रहे हो इसका डिटेल्स जो आपको फार्निश करना है, सेक्शन 37 में बताया जा रहा है, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बोथ गुड्स एंड सर्विस आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, किसको छोड़ के, आईएसडी को छोड़ के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैंने अभी आपको बताया, नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, person deducting tax at source, persons collecting tax at source that is e-commerce operator not being an agent, supplier of online, ये वाला याद रखना सर, OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज located in non-taxable territory and providing such service into non-taxable online recipients. ये YOIDAR एक कॉन्सेप्ट होता है, ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लायर है, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेसेस, एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, या तो एक्सेस करने देता है या तो रिट्रीव करने देता है, ठीक है, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर नहीं है, इन सिंपल, एंड प्रोवाइडिंग सच सर्विस टू ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट, वो सर्विस किसको दे रहा है, जो टैक्सेबल रेसिपेंट नहीं है ऐसे किसी को दे रहा है, मतलब ऑनलाइन में कोई डेटा का सप्लाई चल रहा है सर, ऐसे केसेस में ऐसे सप्लायर्स को क्या कहा जाता है सर, OIDAR, ऑनलाइन में बैठे बैठे आपको डेटाबेस का एक्सेस मिल रहा है, रिट्रीव सर्विस, रिट्रीवल का मतलब या तो एक्सेस कर सकते हो या तो वहां से सर्विस एक्सेस करके उसको रिट्रीव कर सकते हो, रिट्रीव करना समझते हो ना, मतलब वहां से डाउनलोड करके उसको अलग कर सकते हो, काइंड ऑफ दैट, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और जो सर्विस मिल रहा है वो भी जो नॉन टैक्सेबल रिसिपेंट के पास है, लेकिन पूरा का पूरा काम ऑनलाइन में हो रहा है, बात समझ में आया सर, OIDAR या OIDAR, हाँ सर, अरे बोलो सर, क्या OIDAR समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ सर, क्लियर है ना सर, ओके सर, मतलब सिंपल है ना, आजकल ऑनलाइन में हम लोग कितना सारा सोर्सेस ऑफ डेटा देखते हैं, सपोज मानो आप फॉरेन में कोई कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो फॉरेन में है, जो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, ठीक है, फॉरेन में है तो फिर क्या वो इंडिया का टेरिटरी में होगा, ऑब्वियसली नहीं, तो इन दैट केस उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, जो भी डेटा रिट्रीव हो रहा है, ये सब फॉरेन डेटा कलेक्शन है, तो लेकिन इन केस में भी GST आ सकता है, तो यहाँ पर बात वही हो रहा है, मतलब किसको किसको, मतलब बेसिकली ये रिक्वायर्ड फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज करना है, तो वो बता दिया, एक्सेप्ट भी बता दिया कि भी इसको फर्निश रिटर्न आउटवर्ड सप्लाईज का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल GST-1 ऑल रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, और ये भी बता दिया आपको, ये ISD नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मतलब जो TDS काटते हैं, persons collecting tax at source, suppliers of YDR service located in non-taxable territory, providing service to non-taxable online recipient. तो बस यही तो है बात, अब चलो देखो थोड़े डिटेल्स में पढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेलिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको तो समझ में आ ही गया होगा सर, GSTR-1 ना, हाँ सर, आउटवर्ड सप्लाईज के लिए कौन सा फॉर्म, GSTR-1, कहाँ जाना है, ये देखो GSTR-1, अगर आप फाइल PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, ये देखो सर, यहाँ पर अपकमिंग ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट फाइलिंग डेट्स ऑन GST पोर्टल, मतलब ये जो भी डेट चेंज वगैरह होता है, ये देखो अभी मैंने आपको बोला ना, अक्टूबर 22 एंड 24 है ना, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, GSTR-3 भी अगस्त 28, GSTR-1 11 तो आप बोला ना अभी सर, 10 तारीख की जगह उसको 11 बोला है, 11 तारीख के अंदर, GSTR-1 जुलाई सितंबर के लिए, अक्टूबर 13 मतलब जो क्वार्टरली करता है, हाँ सर, अरे अभी अभी पढ़ा तो हम लोग कि किसी के लिए 22-24 हो सकता है, किसी के लिए 11 तारीख हो सकता है, 3B के लिए 20 हो सकता है, और जो क्वार्टर वाले के लिए 13 हो सकता है, और जो CMP 08 करते हैं उनके लिए 18 हो सकता है, मतलब जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स है, हाँ सर, अरे अभी अभी देखा कि नहीं देखा, है दादा, अभी अभी तो देखा, ठीक है, बाद में फिर से जब चेक करोगे ना, फिर से रिवाइज करोगे तो फिर से याद आ जाएगा। अच्छा, GSTR-1 such details can be furnished through the common portal either directly or from a facilitation centers notified by the commissioners, आप खुद डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू से भी किया जा सकता है। फर्दर नील GSTR-1 कैन बी फाइल्ड थ्रू एन SMS यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स, अब नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई नहीं रोक रहा है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ GSTR-1, GSTR-1 for a particular month is filed on or before the 10th day of the immediately succeeding month
In other words, GSTR 1 of a month can be filed any time between 1st and 10th day of the succeeding month. मतलब जनवरी का फरवरी में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में. It may be noted that GSTR 1 cannot be filed during the period from 11th day to 15th day on month succeeding the tax periods. Cannot be filed during the period from 11th day to 15th day of month succeeding the tax period. इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर से आपको नेक्स्ट मंथ में करना होगा. तो अच्छा, ये 11th को रिसेंटली कन्वर्ट किया गया है, 10 के जगह 11th में हो सकता है. The details of outward supplies pertaining to the month of October will be required to be furnished on or before 10th November, and GSTR 1 for October cannot be filed between 11th November to 15th November. The due date of filing GSTR 1 may be extended by the Commissioner or Commissioner of States of GST Commissioner or UTGST for a class of taxable persons by way of notification. अगर किसी को डेट को एक्सटेंड करना है तो वो नोटिफाई करके कर सकता है. जैसे कि the due date for monthly filing of GSTR 1 is being extended from 10th day to 11th day of the succeeding month from some time. किया गया है या फिर अभी भी चल रहा है. आपने अभी देखा ना, अभी अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया. ये देखो जुलाई 2021 का GSTR 1 का जो अगस्त 11 के, मतलब कल का डेट था, कल का डेट था ना सर. अरे समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो. हाँ सर. क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 1 के बारे में क्या जानते होगे? क्वार्टरली फाइलिंग एज मेजर्स ऑफ ईजिंग ऑफ कंप्लायंस, अगर ताकि कंप्लायंस को थोड़ा इजी कर दिया जाए, थोड़ा और भी लोग स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स भी कर ले. ठीक है, GSTR 1 हैज बीन अलाउड टू बी फाइल्ड क्वार्टरली बाय स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही है. ठीक है, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीसीडिंग में भी है, करंट में भी है. As of now, this facility has been given till quarter January to March 2021. Taxpayers with annual aggregate turnover above 1.5 crore, however, continue to file GSTR 1 on monthly basis. तो बात को ध्यान रखिए सर, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अभी तो मैंने समरी के भी बताया आपको, और अगर थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूं तो आपको डिटेल्स में भी समझ आ रहा है. अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्रॉस हो रहा है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अगर आपका रिटर्न टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको क्वार्टरली देने का मौका मिलता है. ओके, the due date for filing of GSTR 1 for a quarter is specified by way of notification. Presently, the due date for filing GSTR 1 for a quarter is being notified as 13th of the month. देखो, ये भी मैंने अभी अभी डाउनलोड भी किया और ऐसे हम लोग समरी में भी पढ़े. ये साइट से अभी मिला, October 13, 2021 क्वार्टर के लिए नेक्स्ट डेट है. ठीक है, क्वार्टर वाले के लिए नेक्स्ट डेट है. तो 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके सक्सीडिंग मंथ पे, नेक्स्ट मंथ जो मंथ आएगा. अर्लियर द ड्यू डेट वाज बीइंग नोटिफाइड एज द लास्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. अच्छा, ये टैक्स पेयर्स कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड. हाउएवर, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस. कैजुअल टैक्स पेयर्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस, cancellation of GSTIN for normal taxpayers. A taxpayer who has applied for cancellation of registration will allowed to file GSTR 1 after confirming receipt of the application. जब कंफर्म होगा तभी कर सकता है. अच्छा, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ GSTR 1? GSTR 1 में होगा रहेगा क्या सर? GSTR 1 के अंदर कंटेंट क्या होता है? बेसिक्स एंड अदर डिटेल्स. देखो, एंड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. सर बेसिक्स एंड अदर डिटेल्स में GSTIN होगा. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम इफ एनी, एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर, ईयर एंड मंथ. सर HSN वाइज, सर HSN का मतलब कौन बताएगा? HSN का मतलब कौन बताएगा? क्लास हो चुका है HSN पे पूरा डिटेल्स, कोई तो बताओगे? HSN कोड, अरे हुआ था कि नहीं हुआ था HSN कोड? देखो तो ये वाला नोट्स आप लोगों के पास है कि नहीं है? HSN कोड्स पे पूरा डिटेल्स पढ़ाई हुआ था सर. हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, भूल गए सर? पूरा दुनिया भर में जितने गुड्स का ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे के सारे गुड्स को एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया. HSN code is a 6-digit uniform code that classify 5,000 plus product in acceptable worldwide. It was developed by the World Customs Organization. It came into effect from 1988. क्या सर भूल गए? ये वाला नोट्स पढ़े नहीं क्या आप लोग? फिर से भूल गए? हेलो, अरे याद आ रहा है? कुछ तो बोलो. यस सर. ये HSN कोड कैसे काम करता है, इसके पीछे कितना डिटेल्स में बात हुआ था सर. अगर आप लोग HSN कोड वाला भूल गए तो प्लीज एक बार वापस गो थ्रू करो सर.
कि किस तरह से HSN कोड को यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देखो, ये 62 चैप्टर को डिनोट करता है, 13 हेडिंग को डिनोट करता है, 90 सब हेडिंग को डिनोट करता है, 10 टैरिफ आइटम को डिनोट करता है। ठीक है, मतलब हर एक चीज का अलग अलग कोड होता है। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो नो HSN कोड। अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के अंदर जाता है तो आपको एटलीस्ट HSN कोड का 2 डिजिट देना पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो एटलीस्ट 4 डिजिट देना होगा। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, मैंडेटरी फॉर B2B टैक्स इनवॉइस 4 डिजिट देना होगा। मैंडेटरी फॉर ऑप्शनल फॉर B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस में कम से कम 4 डिजिट। एंड मोर देन 5 करोड़ में ऑल इनवॉइस में कम से कम 6 डिजिट जो मतलब इंटरनेशनल लेवल में बोला गया है, सारा का सारा आपको सबमिट करना है HSN कोड के अंदर। आप कोई भी GST बिल उठा लो, आपको HSN कोड दिखेगा। कोई भी GST बिल उठा लो, आपको GST बिल दिख जाएगा, GST बिल के अंदर HSN कोड दिख जाएगा। उस HSN कोड के अंदर ये इस तरह से बताया गया कि जैसे ये हैंडकर चिप्स है, ठीक है, ये देखो मतलब सिल्क का बना हुआ है तो हैंडकर चिप्स क्या उसका क्या HSN कोड होगा, अगर कॉटन का है तो उसका क्या होगा, सब कुछ प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से उसका कोड है। जैसे इफ द हैंडकरचीफ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क और वेस्ट फ्रॉम सिल्क देन HSN कोड इज 62 13 90 90। ठीक है, और ये 62 13 90 90 से पता चल जाएगा कि ये सिल्क से बना हुआ है कि कॉटन से बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है सर। ये देखो फर्स्ट 2 डिजिट 62 रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर फॉर आर्टिकल्स और अपैरल एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज नॉट नीटेड एंड corseted. Okay, next 2 digit 13 represent the heading number for handkerchiefs. Finally last 2 digit 90 is product code of handkerchiefs made for other textile materials. India has 2 more digit for a deeper classification. India ने और 2 डिजिट दिया ताकि और ज्यादा क्लासिफाई कर सके, और ज्यादा क्लासिफाई कर सके। ये इंडिया 8 डिजिट तक भी जा सकता है। ठीक है, अरे सर ये बहुत गजब से पढ़ा था सर हम लोगों ने। इवन आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में सेक्शन 1 में लाइव एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट, सेक्शन 2 में वेजिटेबल प्रोडक्ट, सेक्शन 3 में एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल, देयर क्लीवेज प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड एडिबल फैट्स, एनिमल और वेजिटेबल वैक्सेस। अरे क्या क्या नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। आप लोग अगर भूल जाओगे तो मुश्किल पड़ जाएगा सर, इतना सारा डिटेल्स का चर्चा हुआ था। अच्छा देखो, GST in, legal name, trade name if any, aggregate turnover previous year, HSN wise summary of outward supplies, details of documents issued, ये होना चाहिए GSTL 1 के अंदर। बात कुछ समझ में आ रहा है ना? Similarly, details of outward supplies में क्या रहेगा? B2B मतलब बेसिकली जब मतलब 2 रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। हाँ सर, जब 2 रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के अंदर होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर। तो B2B इंक्लूडिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, B2C इंटरस्टेट सप्लायर्स जहां पर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ अदर्स B2C सप्लाईज के केस में जीरो रेटेड एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स, अगर कोई जीरो रेटेड एक्सपोर्ट है या डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, मतलब मान लेंगे कि वो डीम्ड हुआ एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट हुआ नहीं पर फिर भी मान लेंगे, नॉर्मली स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जा रहा है, ऐसे केसेस में होता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन GST, अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड एंड एडवांस रिसीव्ड और एडवांस एडजस्टेड, ये सब डिटेल्स GST 1 के अंदर रहना चाहिए। GST is destination based consumption tax, hence the tax revenue is transferred to the state which is the place of supply. किसके पास पहुंचेगा? उस स्टेट के पास जाएगा जहां से सप्लाई हुआ है, which is the place of supply of the particular transaction. Since the place of supply is crucial for determining the share of every state in the tax revenue, GSTR 1 also capture information relating to place of supply. जिन लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके हो उनको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कितना वाइटल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बाद में पढ़ेगा। सर व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू फर्निश इन GSTR 1? The registered persons required to furnish details of invoice and revised invoice issued in relation to supplies made by him to registered and unregistered person during a month and debit note and credit note in GSTR 1 in the following manner. और ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज कैसे होता है ये हम लोगों ने देख चुका है सर। इनवॉइस वाइज डिटेल्स, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है, ये सब इनवॉइस का चैप्टर जो हुआ है एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का रिसेंट हुआ है सर। इनवॉइस का चैप्टर एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वहां पर हम लोगों ने डिटेल्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो एक बार हो सके तो वो वाला चैप्टर फिर से पढ़ लीजिएगा अगर भूल गए तो। B2B means what? B2B means business to business transaction. In such type of transactions, the recipient is also a registered supplier and hence takes ITC.
देखो सर, बिजनेस को ही आईटीसी मिलता है, क्या कस्टमर को आईटीसी मिलता है सर? हाँ सर, क्या कंज्यूमर को आईटीसी मिलता है? मतलब आप दुकान से कोई ना। प्रोडक्ट खरीद के लाते हो और उसमें आप जीएसटी पेमेंट करते हो, क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? ना। अगर आप किसी चीज को परचेस करते हो, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा बात, बहुत लोग इस तरह का डुप्लीकेसी करने का कोशिश करता है, बट दैट्स ए डिफरेंट इशू। सपोज आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, थोड़ा महंगा मोबाइल ले लेते हैं 15,000 वाला, इसमें जीएसटी कितना है? जीएसटी लेके ही दाम बोलेगा क्या? इंक्लूडिंग जीएसटी मोस्ट प्रॉब्ली 18% जीएसटी लगेगा इसके अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या दाम बताते हैं रिलायंस। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन अपने पर्सनल पर्पस में खरीदते हो और बाद में उसको आप क्या करते हो, बाद में आप उसको जीएसटी इनपुट क्रेडिट में दिखा देते हो बिजनेस पे, वो गलत बात होगा ना। अगर आप कंज्यूमर्स हो तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस। इन सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस द रिसिपेंट इज कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड एंड हेंस, अगर आप रेसिपेंट कंज्यूमर्स है या फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, बिजनेस पे मतलब जीएसटी पे रजिस्टर्ड नहीं हो, एंड विल नॉट टेक और कैन नॉट टेक आईटीसी, ना तो आप आईटीसी ले सकते हो और आप आईटीसी क्लेम भी नहीं कर सकते अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो सर अगर आईटीसी क्लेम करना है तो आपको रजिस्टर्ड जीएसटी बिजनेसमैन मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड होके बिजनेस करना होगा, तभी जाके आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना सर? हाँ सर। हेलो। For B2C supplies, uploading in general is not required as the buyer will not be taking ITC. However, still in form of in order to implement the destination based principle, invoice value more than 2.5 lakh in interstate B2C, interstate मतलब जब स्टेट बदलते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट, B2C supplies need to be uploaded. For interstate invoice below 2.5 lakh, that is state wise, summary is sufficient, and for all intrastate invoice only consolidated details need not to be given. मैं आपको आगे इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू से बताता हूं कि क्या खेल है। मिस्टर एक्स वाई, एग्जाम्पल्स देखना सर, बहुत सारा दिमाग क्लियर होगा। मिस्टर एक्स वाई मेक्स ए इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज, कितने का? 10,000 का, एंड 50,000 टू मिस्टर ए बी। 10,000 एंड 50,000 इंट्रास्टेट, क्या स्टेट सर? सर इंट्रास्टेट मतलब कोई बोलेगा मुझे इंट्रास्टेट मीन्स? इंट्रास्टेट मीन्स व्हाट? हाँ सर, सेम स्टेट, सेम स्टेट, सेम, थैंक यू सर, सेम स्टेट के अंदर मिस्टर एक्स वाई मेक्स इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाईज फॉर 10,000 एंड 50,000 टू मिस्टर ए बी। सर मिस्टर ए बी रजिस्टर्ड है एंड ₹1 लाख टू मिस्टर डीई जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। He also makes an interstate taxable supplies for 2,60,000 and 45,000 to Mr. RS, a registered person, and 1,50,000 to Mr. OP, an unregistered person. Mr. XY will report invoice-wise details of interstate supplies made to Mr. AB and interstate supplies made to Mr. RS in GSTR1 to be filed by him. बात को समझिएगा सर, मिस्टर एक्स वाई को रिपोर्ट करना होगा इनवॉइस वाइज डिटेल्स में इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू मिस्टर ए बी। मेड टू मिस्टर ए बी जो है वो रजिस्टर्ड है, यस, मिस्टर ए बी रजिस्टर्ड पर्सन, एंड मिस्टर इंटरस्टेट में सप्लाई किनको किया? इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज 2,60,000 रुपीज 45,000 टू मिस्टर एस आर एस, ठीक है, ये भी उनको इनवॉइस वाइज करना पड़ेगा GSTR1 के थ्रू से। तो यही बात आपको बोल रहा है। The provisions relating to uploading the invoice has been explained by way of a diagram given at the next page, ठीक है। तो किस तरह से अपलोड होगा वो डायग्रामेटिकली हम लोग नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोल रहा था सर, इनवॉइस वाइज डिटेल्स, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी होगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को करोगे तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स में देना पड़ेगा। अदरवाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स में क्या आ जाएगा? इंट्रास्टेट सप्लाईज, जो कंसोलिडेटेड डिटेल्स है उसमें इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस ऑफ ईच रेट ऑफ टैक्स, इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस जिसका इनवॉइस वैल्यू अप टू 2,50,000 है फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, ठीक है। तो उनके लिए आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स बनाना पड़ेगा।
एंड डेबिटेड क्रेडिट नोट इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइस इशूड प्रीवियसली। डेबिट एंड क्रेडिट नोट के लिए मैं आप लोगों को डेबिट क्रेडिट नोट का पूरा डिटेल्स क्लास जो इनवॉइस के साथ हुआ था उसको मैं रिकमेंड करूंगा एक बार रिवाइज करने के लिए। ओके सर। अच्छा, इनवॉइस कैन बी अपलोडेड एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1। अब इनवॉइस कभी भी अपलोड कर सकते हो, नॉट जस्ट कि जब जीएसटी 1 फाइल करो। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर द टैक्स पेयर कैन अपलोड इनवॉइस फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 नवंबर, है ना। अक्टूबर महीने का जो डिटेल्स है वो कब तक अपलोड करोगे? हाँ सर, अक्टूबर का डिटेल्स 1 अक्टूबर से 10 नवंबर, अभी के लिए 11 तक भी टाइम दे रहा है, ये सर नो? अरे बात समझ में नहीं आया क्या? अक्टूबर का डिटेल्स 1 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट मंथ के 10 नवंबर के तक अपलोड कर सकते हो ना इनवॉइस डिटेल्स? हाँ सर। हाँ, अरे तभी तो ये डेटा आपको दिखा जा रहा था। ये क्या है? ये जीएसटी 1 अगस्त 11 तक, मतलब ये जुलाई का जो डेट है, जुलाई का जो इनवॉइस है उसका अपलोडिंग आपको जुलाई के 1 तारीख से लेके अगस्त 11 के अंदर कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको डेट पढ़ाया जा रहा है, तो ये वाला बात याद रखिएगा। इन केस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1, अगर आप जीएसटी 1 लेट में फाइल करते हो, इनवॉइस कैन बी अपलोडेड आफ्टर 15 नवंबर। लेट फाइल करोगे तो 15 नवंबर के बाद अपलोड कर सकते हो। इनवॉइस कैन बी मॉडिफाइड, डिलीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स till the submission of GSTR 1 of tax period. The uploaded invoice details are in draft version till the GSTR 1 is submitted and can be changed irrespective of the due date. ड्यू डेट छोड़ के भी आप मतलब उसको सबमिट या अपलोड कर सकते हो। अच्छा, and copy of invoice are not required to be uploaded. Only certain prescribed field of information from invoice need to be uploaded. For example, आपको invoice number बताना है, डेट बताना है, वैल्यू बताना है, टैक्सेबल वैल्यू बताना है, रेट ऑफ टैक्स बताना है, अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है, एटसेट्रा। इन केस देयर इज नो कंसिडरेशन बट द एक्टिविटी इज ए सप्लाई, सपोज कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, फ्री में हुआ है, बट मतलब वो टैक्स सप्लाई है। ऐसे हम लोग देखे हैं सर, टैक्स सप्लाई का जो चैप्टर था, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वहां पर अगर कोई जीरो रेटेड भी है या फिर कोई टैक्स अमाउंट है ही नहीं, फिर भी उसको नो कंसिडरेशन बोलेंगे, बट उसको अगर सप्लाई की एक्टिविटी के अंदर लिया जाता है by virtue of schedule 1 of CGST Act, the taxable value will have to be worked out as prescribed and uploaded, ठीक है। description of each item in the invoice need not be uploaded, only HSN code harmonized system of nomenclature, मतलब जो आइटम है उसका सारा का सारा डिटेल्स अपलोड करने का जरूरत नहीं है, कोड अपलोड करो बस, HSN कोड दे दो, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या आइटम है, कौन से प्रोडक्ट है, किस सिल्क से बना है, कॉटन से बना है, अभी मैं आपको बता रहा था ना, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से काम करते हैं सर जीएसटी। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज B2B सप्लाईज हो सकता है, B2C भी हो सकता है। अगर बात B2B हो तो आपका B2B किस तरह का हो सकता है? इंटरस्टेट भी हो सकता है, इंट्रास्टेट भी हो सकता है। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर इंट्रास्टेट सप्लाईज मीन्स लाइक कोलकाता टू खड़गपुर, कोलकाता टू दुर्गापुर, कोलकाता टू सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी टू आसनसोल, कहीं पर भी इंट्रास्टेट हो सकता है। और इंटरस्टेट सप्लाईज मीन्स वेस्ट बंगाल टू त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम, मिजोरम टू नागालैंड, नागालैंड टू अरुणाचल, अरुणाचल टू दिल्ली, कुछ भी इंटरस्टेट सप्लाईज हो तो, ठीक है। इनवॉइस डिटेल्स वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज टू बी अपलोडेड। जब बात ऐसा हो, ठीक है, जब बात कैसा हो सर, जब बात B2B हो, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज टू बी अपलोडेड। और जब बात B2C का हो, ठीक है, समरी चल रहा है सर फ्लो चार्ट के थ्रू से, अगर बात B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो देखना पड़ेगा कि इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है। अगर बात इंटरस्टेट का है तो ये देखना पड़ेगा क्या इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है। अगर इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है देन इनवॉइस वाइज डिटेल्स टू बी अपलोडेड। अगर इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से कम या अप टू 2,50,000 है तो स्टेट वाइज कॉन्सोलिडेटेड डिटेल्स विल बी अपलोडेड। और अगर इंट्रास्टेट होता है, अगर B2C में इंट्रास्टेट होता है then only consolidated details of all supplies to be uploaded। बस सब कुछ एक साथ। consolidated का क्या मतलब होता है? सब कुछ एक साथ जब जमा होता है उसको बोलते हैं consolidated, ओके। अच्छा सर, HSN के बारे में मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, HSN का पूरा क्लास हो चुका है। इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स, द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड दैट अ फिलर हैज टू बी अपलोड डिपेंड ऑन हिज टर्नओवर। अप टू 1.5 करोड़ तक नील, कोई कोड देने का जरूरत नहीं है। मोर देन 1.5 अप टू 5 एटलीस्ट 2 डिजिट, मोर देन 5 करोड़ 4 डिजिट,
और 5 करोड़ से ज़्यादा में आपको 6 डिजिट भी देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या है, जो जिसका डिटेल्स मैंने एचईसीएन के क्लास में बताया था। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर का पूरा क्लास होके रखा है, प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा जिनका नहीं हुआ, और जो कर लिया वो रिवाइज कर लेना। एग्जाम्पल देखो सर, द टर्नओवर ऑफ येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर्स ऑफ येलो लेमन प्राइवेट लिमिटेड, रेड पेपर प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्लूबेरी प्राइवेट लिमिटेड। अरे सर किसी को कंपनी का नाम रखना है तो रख लो, नाम गजब का है, येलो लेमन। अरे भाई लेमन येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है। रेड पेपर, अरे बड़ी गजब है। ब्लूबेरी, in the previous financial year 1.5 crore, 4.8 crore and 5 crore respectively, while Yellow Lemon Private Limited is not required to upload HSN code of the goods and sold. Red Pepper Private Limited and Blueberry has to upload it 2 digit of HSN code of goods sold by them. This will be the position till 31st March 2021. ये जो मैं आपको बोला ये 2021 31 मार्च तक का, मतलब इसी ईयर का 31 मार्च तक का जो था, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर निकल गया उसका डेट था, मतलब अभी तक ये बोला गया है। फिर फर्दर कोई अमेंडमेंट आएगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर समझ आ रहा है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। मैं आपको इंडिया के लिए भी बोला था ना, इंडिया के लिए भी मैंने आपको बोला था कि इंडिया हार्मोनाइज कमोडिटी हार्मोनाइज सिस्टम फॉलो करते हैं। HSN or harmonized commodity description and coding system is a standardized system of nomenclature of different goods developed by World Customs Organization, which is accepted globally. HSN uses uniform 6-digit uniform code to classify different goods. India 8-digit code use करते हैं more specific and precise classifications के लिए। नोटिफिकेशन एक आया सर 1 अप्रैल 2021 को, एकदम रिसेंट अमेंडमेंट है। इट मे बी नोटेड दैट नोटिफिकेशन में क्या बोला गया, HSN वुड बी डिस्क्लोज्ड एज अंडर, जो मैंने आपको ऑलरेडी HSN के क्लास में बोल के रखा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ सर। अगर आपका अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और अगर आप B2B सप्लाई करते हो तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड बताना पड़ेगा, और अगर आप B2C सप्लाई करते हो तो 4 कर सकते हो पर ऑप्शनल है। बट अगर आप मोर देन 5 करोड़ का करते हो और अगर आप मोर देन 5 करोड़ का कुछ भी करो, B2B करो B2C करो, 6 डिजिट कोड बताना जरूरी है, 6 डिजिट कोड बताना जरूरी है। सर कभी GST बिल देखे होंगे, GST बिल फॉर्मेट, एक सेकंड रुको सर। प्रोडक्ट HSN कोड नॉर्मली दिख जाता है आपको, मैंने शायद पहले भी कभी दिखाया होगा आप लोगों को। दिखाई दे रहा है क्या? देखो HSN दिख रहा है सर? हाँ सर, स्टैनली हैमर है इसका, क्लॉ हैमर स्टील सैफ्ट, ओके। HSN कोड दिखाई दे रहा है 8202, 4 डिजिट है। B2B का ये देख के पता चल रहा है सर किसका बिल है, देखो बिल है गुजरात फ्रेट टूल्स, ओके। B2B है सप्लाई इसका, मेसर्स केविन मोटर्स को जा रहा है। किसको जा रहा है सर? केविन मोटर्स को। GST बिल निकाल के भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर HSN कोड SSC फॉर सर्विस, सर्विस के लिए SSC कोड होता है, कितना क्वांटिटी है, रेट कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, IGST डिटेल्स कितना है, टोटल कितना है। समझ में आ गया ना? Turnovers of Yellow Lemon Private Limited, Red Pepper Private Limited and Blueberry Private Limited 1.5 crore, 4.8 crore and 6 crore respectively. While Yellow Lemon Private Limited and Red Pepper Private Limited will be required to upload 4 digits HSN code of the goods sold to registered persons. Uploading 4-digit HSN code will be optional for 2 companies when the goods are sold to unregistered persons. Blueberry Private Limited will have to upload 6-digit HSN code because उसका क्या हुआ है, 6 करोड़ हो गया है। ब्लूबेरी के लिए 6 करोड़ हो गया है बिकॉज वो 5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो उसको 6 डिजिट कोड बताना पड़ेगा, है ना सर? बोलो समझ में आया कि नहीं?
सर क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? इतनी सारी बातें कुछ दिमाग में माथा में जा रहा है? अरे दित्सा, नंदिनी, रोशनी, ज्योति, शिवम, सभी को पूछ रहा हूँ। तथा बोलो सर। प्रिया, माथा में जा रहा है ना? बीच बीच में थोड़ा पूछ लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बताया गया सर, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ जीएसटी 1 टू द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, मतलब जो रिसिपेंट ऑफ सप्लाई है उसको जो डिटेल्स है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर ए मंथ फर्निश्ड बाय द सप्लायर आर कम्युनिकेटेड एंड मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो पॉपुलेटेड टू द रिसिपेंट्स इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 2A or GSTR 4A. In case of registered persons opting for a composition scheme, leave it through the common portal after the 10th day of the succeeding month. ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द GSTR 1, मतलब जो रिसिपेंट है उनके पास भी डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाते हैं जैसे ही सप्लायर, टैक्सेबल सप्लायर जैसे ही अपलोड करता है। इसके बारे में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में डिटेल्स में चर्चा किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन GSTR 1 और प्रायर पीरियड्स can be amended by way of amendment tables given in GSTR 1 और subsequent period। ठीक है सर। अच्छा, rectification of error, क्या आप rectify कर सकते हो? If the supplier discovers any errors or omission, he shall rectify the same in the tax period during which error or omission is noticed and pay the tax and interest if any in case there is a short payment in the return to be furnished for such tax period. A supplier discovers a mistake in details of the invoice furnished in GSTR 1 for the month of August में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कब फाइंड किया? अक्टूबर में। ही कैन रेक्टिफाई दिस एड मिस्टेक इन GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जिस मंथ में उसको गलती दिखेगा उसी मंथ में वो रेक्टिफाई जमा कर सकता है। सर रेक्टिफिकेशन करने का क्या टाइम लिमिट है? यस सर। सपोज फॉर सम रीजन सप्लायर कुड नॉट मेक करेक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, then he can make such amendment in the subsequent periods. However, the maximum time limit with which such amendments are permissible is earlier of the following dates. Date of filing monthly return under section 39 for the month of September. September मंथ के हिसाब से अंडर सेक्शन 39 आपको जो डेट देता है फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच डिटेल्स पर्टेन, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो एक दिन के अंदर, जितना दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना होगा, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का डेट होता है ना सर, मैंने आपको एनुअल रिटर्न के बारे में बोला स्टार्टिंग में ही। एनुअल रिटर्न के हिसाब से जो लास्ट डेट है, अगर उसके अंदर भी आप नहीं करते हो तो उसके बाद आप अगर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी में एनुअल रिटर्न का डेट बता के रखा था, तो वो एक बार फिर से गो थ्रू करना है। तो टाइम लिमिट एक है सर। अच्छा, यहाँ पर एक दिया है, एन एंटिटी हैज फर्निश्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन 15 अगस्त। ध्यान से सुनो, एन एंटिटी हैज फर्निश्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन 15 अगस्त। कब दिया है? 15 अगस्त को। Entity furnished the annual return for the previous financial year on 15th August in current financial year. An error is discovered in respect of a transactions pertaining to the month of November of the previous financial year. The entity has filed the returns for the month of September of the current financial year on 20th October. In this case, the notification of the error pertaining to the transaction in the month of November of the previous financial year cannot be rectified beyond 15th August in the current financial year. मतलब current financial year का 15th अगस्त के पहले करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकते। मतलब आप समझो बात को, जो एंटिटी उसको गलती दिखा, कब का दिखा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 15 अगस्त का प्रॉब्लम था। एरर डिस्कवर कब हुआ? जब वो रिटर्न फाइल करने जा रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ नवंबर ऑन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के नवंबर के अंदर द एंटिटी हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन 20th अक्टूबर। ऑब्वियसली करंट सितंबर का फाइल कर दिया और 20th अक्टूबर को। इन दिस केस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर, प्रॉब्लम कब दिखा उसको? नवंबर को। नवंबर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बियॉन्ड 15th अगस्त इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब लास्ट ईयर का नवंबर का गलती इस साल के 15th अगस्त से पहले करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकता। क्या बात समझ में आ रहा है सर? 15th अगस्त के बाद नहीं होगा, उससे पहले करना पड़ेगा, तभी वो रेक्टिफाई कर सकता है। तो इस तरह से आपको डेट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई मैक्सिमम रेक्टिफाई करने का कितना मौका आपको मिलता है। और क्या आप नील GSTR फाइल कर सकते हो सर? सर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इफ एनी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। फॉर सच टैक्स पीरियड नील GSTR 1 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड।
जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी समरी में बोला, फिर से मैं बता रहा हूँ। यस, नील जीएसटी डज नॉट हैव एनी एंट्री, ऑब्वियसली कोई एंट्री नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नील जीएसटी रिटर्न फॉर ए टैक्स पीरियड कैनॉट बी filed if the taxpayer has made any outward supplies including exempt supplies, nil rated supplies, non GST supplies, or it has received supplies on which tax is payable under reverse charge, or an amendment needs to be made to any supplies declared in an earlier return, or any credit or debit note is to be declared or amended. मतलब अगर कुछ भी नील रिटर्न है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। नील जीएसटीआर कैन बी फाइल्ड थ्रू एसएमएस यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर्स। GSTR 1 submitted through SMS is verified by the registered mobile number based on OTP facility। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब रियल लाइफ में करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। टैक्सपेयर कैन फाइल नील GST रिटर्न एनी टाइम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मंथ सब्सिक्वेंट ऑफ द टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, GSTR 1 for the calendar month of April can be filed from 1st May onwards. Okay, GSTR 1 for the quarter of April to June can be filed 1st July onwards। क्वार्टर के केस में अप्रैल में जून का जुलाई ऑनवर्ड्स, एंड मंथ के केस में अप्रैल का मई का जून में, इस तरह से होता है। बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? टाइमली अपलोडिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1। What are the precautions that taxpayers is required to take for a hassle-free compliance under GST? One of the most important things under GST is timely uploading the details outward supplies। टाइम पे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। How best is that can be ensured will depend on the number of B2B invoice that taxpayers issues। कितना बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस इशू कर रहा है। If the number is small, the taxpayer can upload all the information in one go. However, if the number of invoice is large, then invoice or debit or credit note should be uploaded on a regular basis। अगर उनका बहुत सारा इनवॉइस बनता है तो उनको रेगुलर बेसिस में अपलोड करना चाहिए। अगर उनका इनवॉइस नंबर कम है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कर सकता है। तो रेगुलर अपलोडिंग, और मतलब आप डे टू डे करोगे कि वन एट ए गो करोगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस या B2B सप्लाई करते हो। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुंच गए सर? फार्निशिंग ऑफ रिटर्न के बारे में पहुंच गए। GSTR 1 तो आपको समझ में आ गया ना सर? अब मैं बात करूंगा GSTR 3B में। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंफर्म करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको GSTR 1 रिलेटेड सारा का सारा डिटेल्स में बोला, क्या समझ आया? अरे हाँ ना, कुछ तो होगा। हेलो, है दादा। सब आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है ना? है दादा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर, चलो। GSTR 3B, ये GSTR 3B फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में बोला हुआ है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 प्रेस्क्राइब मंथली रिटर्न फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको पहले ही बोल चुका कौन किसको ISD बोलते हैं, और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। ये सबका अलग अलग फॉर्म है ना सर? मैं आपको समरी में बोला था। पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर्स ऑफ YDAR। अरे ऑनलाइन में डेटा सप्लाई या डेटा रिट्रीव होता है ऑनलाइन टू ऑनलाइन, दो नॉन टैक्स मतलब नॉन टैक्स जोन में। सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी प्रोवाइडिंग सच सर्विस टू ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट्स। इनिशियली रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3 वाज नोटिफाइड। पहले ना जब स्टार्टिंग हुआ था GST, तब GSTR 3 फाइलिंग होता था। जब स्टार्टिंग हुआ था तब GSTR 3 होता था। The return under section 39 subsection 1 which was to be filed by 20th day of the month succeeding the relevant calendar month or part thereof. However, GST 3 never became practically applicable as the filing thereof has been deferred by the GST Council since the introduction of GST law. GST 3 starting से ही थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया। Therefore, in lieu of return in form GST 3, return in form GST 3B has been notified. GST 3 को सस्पेंड करके GST 3B को लाया गया। कुछ टेक्निकल रीजंस है काउंसिल की तरफ से, इसलिए उन लोगों ने 39 सबसेक्शन 1 के हिसाब से GST 3B को लाया। प्रेजेंटली द ड्यू डेट ऑफ सबमिशंस इन फॉर GST 3B क्या है? 20th day of month succeeding the relevant month. Considering the difficulties faced by trade and industries in filing the returns of the government has introduced staggered filing of GST 3B return as a temporary measures to distress the GST return filing system. The last date for filing GST 3B for the taxpayers जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 crore and above in the previous financial year would be 20th of the month.
फॉर द टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी 3B वुड बी 22nd और 24th ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन विच दे आर रजिस्टर्ड। ये चीज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेवल में समरी में ही पढ़ रहे थे। प्रेजेंटली द स्टैगर्ड फाइलिंग हैज बीन प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स क्रेडिट टिल March 21। आगे बात करते हैं सर। GST 3B कैन बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. Further, a nil GST 3B can be filed through an SMS using the registered mobile number of the taxpayers, same to same like GSTR 1. Okay sir, ये सेम टू सेम, ये से पॉइंट एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना। GSTR 1 में जैसे आपने पढ़ा वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही डिटेल्स बोला है कि बेसिक डिटेल्स क्या दे सकते हो, GSTN, लीगल नेम, ईयर मंथ, अदर डिटेल्स में समराइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, लायबल फॉर रिवर्स चार्ज है कि नहीं, समराइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर्स, एलिजिबल टू इनएलिजिबल ITC, ठीक है, इनएलिजिबल एंड एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूज ऑफ एग्जाम, नील रेटेड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS TCS का कुछ क्रेडिट है कि नहीं, ये सब चीजें आपको 3B के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा एक बार गो थ्रू करने से ही समझ में आ जाएगा। सिमिलरली GSTR 4, ठीक है, ये किसके लिए है, सब एक्चुअली हम लोग समरी करके पढ़ चुके हैं। आपका काम होगा थोड़ा डिटेल्स में जाके एक बार देख लेना कि कोई स्पेशल बात डिटेल्स में बोला है कि नहीं। इतना कर लोगे ना सर, इतना तो कर ही सकते हो। GSTR 1, 3, 4 मैं सब कुछ का समरी आपके सामने बोल चुका हूँ, आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है डिटेल्स में। अगर कुछ देखना है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना। मेरे हिसाब से ये इजी है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे आप GST 11 तक आप कर लो, आपको समझ आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना। एक एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशन है, चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मिस्टर आकाश ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम सेक्शन 9 बताते हैं सर। ही आस्क्ड मिस्टर मोहन हिज टैक्स मैनेजर to pay GST on quarterly basis. However, Mr. Mohan advised Mr. Akash to pay GST on monthly basis. You are required to examine the validity of the advice given by Mr. Mohan. ये validity क्या चलेगा इसका? The advice given by Mr. Mohan is valid. A person registered under regular scheme is required to file monthly return in form GSTR 3B. Due date for payment of tax in respect of the persons required to file GSTR 3B is linked with the due date for filing of such return. Therefore, a person registered under regular scheme is required to pay GST on monthly basis by the 20th of the succeeding month, which is the due date of filing GSTR 3B. Quarterly payment of taxes can be made by persons registered under composition scheme. बात समझ में आया सर? क्वार्टरली कौन करेगा? जो कॉम्पोजिशन होल्डर होगा, जो कैजुअल बेसिकली कॉम्पोजिशन वाले जो डिस्काउंटेड GST पेमेंट करते हैं उनके लिए है। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है, मतलब जो रेगुलर स्कीम के साथ है, उनको सेक्शन 9 की तरफ से बोला जा रहा है कि उन्हें तो क्या करना पड़ेगा, मंथली करना पड़ेगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल चुका, एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रज्ञा ये टैक्स पेयर्स registered under regular scheme files GSTR 3B for the month of October and 20th November. After filing the returns, he discovers that the value of a taxable supply has been underreported therein. Ms. Pragya now wants to file a revised GSTR 3B. Examine the scenario and give your comments. Question समझ में आया ना सर? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया ना? हेलो, हाँ सर, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो भी आंसर भी समझ में आ जाएगा। अभी अभी पढ़ के आए, अंडर GST लॉ रिटर्न वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज्ड, याद रखिएगा। हाउएवर द डिटेल्स ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड कैन बी चेंज्ड in any of the future GSTR 1. For this purpose, specific tables are provided in GSTR 1 to amend previously declared details. जो GSTR 1 के अंदर ऐसा टेबल दिया हुआ होता है, जिस टेबल को जाके फुलफिल करना होता है। Thus, Ms. Pragya cannot revise GSTR 3B filed by her for the month of October. However, she can amend the details of the taxable supply which was underreported in GSTR 1. 3B में कुछ नहीं कर सकता, GSTR 1 में कर सकता है नवंबर मंथ में जाके। The tax payable on account of such error will be paid along with interest. जो भी गलती है, अगर कुछ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना हो तो करना पड़ेगा। किसमें? GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा सर, क्या रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट है। ये देखो, maximum time limit within which the rectification of error omission is permissible is earlier the following dates: due date of filing of return for the month of September
following the end of the financial year, that is 20th October of the next financial year or actual date of filing of the relevant annual return. अब इसको अगर थोड़ा सा इस तरह से देखोगे थोड़ा और ज्यादा समझ आ जाएगा. The last date of filing of annual return for a financial year क्या है? 31st December of the next financial year. Hence, if annual return for a financial year is filed before 20th October, that is next financial year, there no rectification of error in return pertaining to the said financial year would be permitted thereafter. Revised return, rectification in subsequent return, rectification on account of scrutiny, audit, inspection or enforcement activities कुछ भी करना हो नहीं बनेगा. ठीक है. रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट रिटर्न में क्या हो सकता है? मैक्सिमम टाइम लिमिट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो पहले होगा वही वाला डेट आप यूज कर सकते हो. ठीक है. आगे जाके सर अदर रिटर्न्स के बारे में बोला हुआ है. जैसे अदर रिटर्न्स के बारे में हम लोगों ने समरी में पढ़ रहा था ना, जिसके अंदर सेक्शन 40 से लेके बोला हुआ है. कहाँ से लेके बोला हुआ है सर? सेक्शन 40 से लेके. ये अदर रिटर्न से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करूंगा. ठीक है. जिसके बारे में सेक्शन 40 से जो चर्चा चलेगा दैट इज अदर रिटर्न का चर्चा. ये वाला बात कर रहा था सर मैं. सॉरी, एकदम स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को. ये समझ में आया ना सर? ये जीएसटीआर अदर रिटर्न्स का जो बात है, फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, ठीक है, ये सब बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा. और नेक्स्ट क्लास में सर ये भी चर्चा होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में क्या पता चलेगा. गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में भी पता चलेगा. बोलो सर, क्लियर हुआ है? रिटर्न समझ में आ रहा है? दीप्सा, मौसमी, नंदिनी, चौथा, बोलो प्रिया, समझ आ रहा है ना? हाँ सर. ओके सर, नोट शेयर करता हूँ एक बार जरूर. जितना सारा एग्जांपल्स हुआ, जितना सारा प्रोविजंस पढ़ा, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो. जीएसटी को लेके मजाक नहीं. जीएसटी को प्लीज डे टू डे बेसिस में पढ़ लेना, नहीं तो बाद में बहुत तंग करता है. ऐसे इजी है, बेस डेट वगैरह का खेल चलता रहता है. गवर्नमेंट को इस डेट के अंदर चाहिए, उस डेट के अंदर चाहिए. अगर आप ये सब डेट को दिमाग में रख सकते हो तो आपको जीएसटी इजी लगेगा. अदरवाइज जीएसटी में कुछ नहीं है, सिंपल है. सिर्फ डेट का खेला है जीएसटी. इस डेट के अंदर करो, उस डेट के अंदर करो, इतना रिटर्न है, इतना आईटीसी है, बस. अब जितना सिंपली सोचोगे उतना सिंपली मैटर को समझ पाओगे. एग्जाम्पल्स, कैलकुलेशंस वगैरह जो है देख देख के प्रैक्टिस करके अपना नोट बनाओ. अपने नोट बनाओगे ना तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा. ऐसे जीएसटी का मार्केट बहुत हाई है सर. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे काम कर पाओगे वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा. ठीक है. चलो सर, आज इतना ही है. कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा. सर बोलो, एनी क्वेश्चन? ना दादा. ओके सर, बाय फिर, टाटा सबको. राखी दादा. Bye sir. ओके बाय रश्मि, सर. बाय सर. ओके दीक्षा, प्रिया, ओके टाटा. স্যার বলছি